नमस्कार, मैं मयंक पुरवाल। स्वागत है आप सभी का 5 PM विद मयंक पुरवाल होलिस्टिक टॉक शो में। और आज हमारा जो सेशन है वो नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट फॉर स्पाइन रिलेटेड इश्यूज। तो मैं ज़्यादा समय न लेते हुए आमंत्रित करता हूँ आचार्य सुभाष तन्वी जी और डॉक्टर एजेंसी जी। स्वागत है सर आपका। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार जी। आज तो हम लोगों का सौभाग्य है कि आज हम ने- कृपा है आप लोगों की। जी। जोशी जी की आवाज़ नहीं आ रही है अभी। इसकी मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आपकी आ रही है। हाँ। जी। चलिए सर, आज तो बहुत सौभाग्य का दिन है कि आपने हमारे साथ ज्वाइन किया है और आपसे हम जानेंगे तमाम चीज़ों के बारे में। तो सबसे पहले तो स्पाइन रिलेटेड इश्यूज के बारे में हमें बात करनी है, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी 1-2 मिनट की आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहेंगे। कैसे आप नेचुरोपैथी में आए, किस तरीके से, और इतने सालों का जो अनुभव है वो एक बार जानना चाहेंगे। एक्चुअली इसके पीछे बैकग्राउंड ये है कि हमारे फादर मदर लास्ट 60-70 ईयर से नेचुरोपैथी से जुड़े हुए रहे हैं और वो जी। खुद अपना नेचुरोपैथी हॉस्पिटल जो अभी मैं चला रहा हूँ पहले वही रन करते थे और उसी से जी। मुझे प्रेरणा मिली कि नेचुरोपैथी जी। इतनी बढ़िया पैथी है कि बिना किसी दवा के, बिना किसी जी। मेडिसिन के लगभग लगभग काफी कुछ या कहूँ कि सभी बीमारियां जड़ मूल से ठीक होती है। तो वाकई ये देख के मुझे बड़ी प्रेरणा मिली और मैंने भी फिर ये डिसाइड किया कि मुझे भी अपना रिटायरमेंट के बाद मतलब आफ्टर 60 मैं चाहता हूँ कि मेरा फुल टाइम नेचुरोपैथी के माध्यम से देश समाज की सेवा में लगा रहे और काफी कुछ हद तक मुझे इस कार्य में सफलता मिल रही है आप लोगों के और ईश्वर के आशीर्वाद से। जी सुभाष भैया, एक तो सुभाष जी आपसे थोड़ा ही जानना है कि आप हाँ। इंडस्ट्रियलिस्ट हो, आपका रुझान नेचुरोपैथी में कैसा है? आप फुल टाइम नेचुरोपैथ हो अभी, तो क्या ऐसा कुछ आपने रिजल्ट देखे या क्या ऐसा कुछ देखा कि आपको ये लगा कि मुझे नेचुरोपैथी करना चाहिए? इसमें मेरा ये अनुभव रहा है काफी कुछ केसेस में लोग हताश निराश और हर तरह से धोखा खाकर, मैं ये कहूंगा कि पैसा जी खर्च जी करके जब हताश निराश होकर वो किसी के कहने से कि चलो मरता क्या ना करता नेचुरोपैथी की तरफ अग्रसर होता है। तो सबसे पहले जी हमारा काम ये रहता है कि हम उसको काउंसलिंग करें कि भाई तुम किसी के कहने से या माउथ पब्लिसिटी से तुम ये आए हो बड़ी उम्मीद से, हमारा ये फर्ज है, लेकिन इसमें हमको आपका चाहिए सहयोग। आप जितने समर्पित भाव से पूरी श्रद्धा विश्वास से प्राकृतिक चिकित्सा को अपनाएंगे, हमारे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेंगे, ईश्वर चाहेगा वही उतने ही अच्छा आपको रिजल्ट प्राप्त होगा, उसी परिणाम में आपको सफलता प्राप्त होगी। इसमें हम कुछ भी नहीं करते हैं, हम तो एक माध्यम है। प्राकृतिक चिकित्सा के जो 5 एलिमेंट है ये ईश्वर के प्रदत्त है, मिट्टी पानी धूप हवा और आकाश, और इसी के द्वारा जो ट्रीटमेंट होता है और जो व्यक्ति जितने समर्पित भाव से इससे जुड़ता है वाकई मैंने ये पाया है कि उनको उतना जल्दी और उतना अच्छा रिजल्ट बहुत कम समय में प्राप्त होता है। तो इससे मेरा भी उत्साह बढ़ा और मेरा रुझान दिन पे दिन इस पेथी की तरफ और अधिक गहन होता जा रहा है और इसके लिए वाकई मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ। आप लोगों का सहयोग भी मिल रहा है और ये पेथी मुझे लगता है कि आने वाले समय में इसका भविष्य बहुत उज्जवल है। योग एक प्राकृतिक चिकित्सा जब दोनों का कॉम्बिनेशन होता है तो मुझे ऐसा आभास होता है कि एक परिपूर्ण चिकित्सा पद्धति है और फ्यूचर में इस पद्धति के द्वारा कई प्रकार की, मैं कहना चाहिए 80-90% डिसीज को बिना दवा के जड़ मूल से ठीक करना संभव है ऐसा मुझे आभास होता है। तो मैं चाहूंगा कि सभी लोग
अपने जीवन में समय समय पर आवश्यकता होने पर प्राकृतिक चिकित्सा योग को अपनाए और इसकी अनुभूति करें। और वाकई उनको अगर ऐसा लगता है कि ये पेथी अच्छी है, इससे लाभ होता है, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं वो माउथ पब्लिसिटी के द्वारा इस पेथी को जन जन तक फैलाए। जी, आप पिछले 20 साल से ऐसा आम भाषा में बोलना था, पिछले 20 साल से काम कर रहे हो, पर आपके तो ब्लड के अंदर ही नेचुरोपैथी घुसी हुई है ना? तो क्या आपके हिसाब से दिनचर्या आदमी की होना चाहिए नेचुरोपैथी अपनाने के लिए, या क्या आहारचर्या होना चाहिए उसकी दिन भर की, कि हम बीमारी ना पड़े? मैं बात कर रहा हूँ वेलनेस की, सिकनेस की नहीं। सिकनेस पे अपन बाद में बात करेंगे, पहले वेलनेस को अपन कैसे अडॉप्ट कर सकते हैं। जी देखिए, ये मॉडर्न लाइफ स्टाइल जो है, आधुनिक जीवन शैली, इसमें देर इज द नीड ऑफ मॉडिफिकेशन इन मॉडर्न लाइफ स्टाइल। इस आधुनिक जीवन शैली में अगर हम थोड़ा सा भी परिवर्तन करते हैं तो उसके ढेरों लाभ हमें प्राप्त होते हैं। अब आपका प्रश्न उठता है कि क्या परिवर्तन करें, तो इसके लिए यह है कि सुबह आप जैसे उठें, सूर्योदय से पहले उठने का लक्ष्य रखें। उठते ही मैं चाहूंगा कि सब लोग अपने सामर्थ्य के अनुसार 3 से 4 गिलास, शुरुआत चाहे तो 1-2 गिलास से शुरू करें, गुनगुना पानी अपनी बॉडी टेम्परेचर या इससे थोड़ा सा गर्म पानी पिए। इससे क्या होगा कि उनको थोड़ा प्रेशर डेवलप होगा और मोशन खुल के साफ हो जाएगा। उसके पश्चात मैं चाहूंगा कि वो कुछ आसन प्राणायाम जो उनको आते हैं, जरूरी नहीं कोई डिफिकल्ट आसन प्राणायाम करना है, जो आपका आता है या कोई भी टीवी ऑन करके रामदेव महाराज के या किसी के भी आते हैं, उनको देखकर आप उनको नियमित करने का लक्ष्य रखें। आधा घंटा से लेकर 1 घंटे तक अगर आप रोज आसन प्राणायाम करेंगे तो आपके बॉडी के इंटरनल ऑर्गन डे बाय डे अपना फंक्शन प्रॉपर रूप से करेंगे। आपका हर सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सरसाइज सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये सभी सिस्टम जब अच्छे से काम करेंगे तो आप स्वतः ही स्वस्थ हो जाएंगे और आपका इम्यून सिस्टम बहुत इंप्रूव हो जाएगा। इसके पश्चात आप नाश्ते में फ्रूट लें, जूस लें, जो भी आपको अनुकूल लगता है, सीजनल फ्रूट लें, उनका जूस भी ले सकते हैं। और लंच का टाइम फिक्स कर लें 11-12 बजे, जो भी आपका टाइम है उस टाइम पे आप साधारण संतुलित प्राकृतिक आहार, उसमें सब्जी, रोटी, दाल खाना और छिलके वाली दाल, मोटे आटे की रोटी या आटा, मल्टीग्रेन आटा हो, या चाहे तो उसमें थोड़ा चोकर चापड़ ब्रान मिला दें तो उससे कॉन्स्टिपेशन नहीं रहेगा, पेट जल्दी भर जाएगा। सलाद, सब्जी का प्रयोग ज्यादा करें। कार्बोहाइड्रेट यानी अन्न का उपयोग थोड़ा कम करें। खाना चबा चबा कर खाएं, भूख से थोड़ा कम खाएं, बस इतनी बात है। और इसके पश्चात दिन में अगर 3-4 बजे आपको भूख लगती है, कोई भी सीजनल फ्रूट खा लें, जूस ले लें, नारियल पानी ले लें, नींबू पानी ले लें, नींबू शहद, नींबू गुड़, कुछ भी ऐसा ले सकते हैं। शाम का भोजन मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, अगर संभव है तो सूर्यास्त के पूर्व कर लें। शाम का भोजन हल्का फुल्का हो, सूर्यास्त के पहले अगर आप ग्रहण कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। आपकी अगर मजबूरी है, आप ऑफिस से या ड्यूटी से अगर लेट आते हैं तो शाम का भोजन इतना लाइट हो, या तो सूप ले लिया या कुछ भी इस प्रकार का, या नमकीन दलिया, नमकीन उपमा, इस प्रकार की हल्की फुल्की चीज लें। पर सूर्यास्त पूर्व अगर भोजन करेंगे, वो जो खाना आप खाएंगे वो अच्छे से डाइजेस्ट होगा, आपको एसिडिटी नहीं होगी, कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा और पाचन आपका सुचारू रूप से काम करे। मुद्दे की बात यह है कि सोने से 3 घंटे, रात को जब हम सोने जाते हैं उससे कम से कम 3 घंटे पहले हमको आहार अपना यानी कि डिनर ग्रहण कर लेना चाहिए। उसके पश्चात जब रिक्वायरमेंट हो तो पानी पिए और सोने का टाइम भी फिक्स करें। भोजन का टाइम फिक्स, नाश्ते का टाइम फिक्स, उठने का टाइम फिक्स और सोने का टाइम फिक्स। रात को मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि 9 से 10 के बीच में सो जाएं, जिससे सुबह आपकी नींद 5 से 6 के बीच में खुल जाएगी। आपके पास सफिशिएंट टाइम रहेगा। 24 घंटे में केवल 1 घंटा आपको शरीर को
आसन प्राणायाम के लिए देना है, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। आप मामूली सा इतना परिवर्तन बहुत सहज भाव से कर सकते हैं। जो व्यक्ति ये परिवर्तन करेगा वो जिंदगी में लंबे समय तक स्वस्थ रहेगा, मस्त रहेगा, आनंद पूर्वक अपना जीवन यापन करेगा, ऐसा मेरा अनुभव है। जी जी सुभाष जी, बहुत अच्छी आपने दिनचर्या बताई। अभी मुझे सौभाग्य मिला था अपने जो योग गुरु हैं उनका एक बार वो लगा हुआ था, कैंप लगा हुआ था बाबा रामदेव जी का। बाबा इनका वो लगा था कैंप। वहाँ किसी ने पूछा कि जोशी जी आप ट्रीटमेंट करते हो, वहाँ हमको रिजल्ट 6 महीने में मिलता है और यहाँ रामदेव बाबा के यहाँ हमको तो 7 दिन में रिजल्ट मिलने लग गए, ऐसा क्यों? तो मैंने उनको एक चीज बताई कि बाबा जो है रामदेव बाबा, ये सुबह 6 बजे योग शुरू कर देते हैं पर आप वहाँ 3 बजे पहुंच जाते हैं और 3 बजे पहुंच जाते हैं वहां पे जगह रोकने के लिए। तो सोते जल्दी कब हो? जब खाना जल्दी खाते हो। तो जहां आपने रूटीन सुधारा, अब यहाँ क्या होता है सामान्य जिंदगी में, वही 11-12 बजे सोना, वही सुबह उठना लेट और सुबह का नाश्ता ही 12 बजे करना, तो खाना कब खाएंगे, है ना? तो जैसा आपने बताया, सबसे पहले सुबह उषापान गुनगुने पानी का, देन आपने बताया व्यायाम प्राणायाम, है ना? बहुत अच्छी चीज है। व्यायाम प्राणायाम को हम धूप में बैठ के भी कर सकते हैं ताकि विटामिन डी मिल जाए, है ना? ब्रेकफास्ट है ना, पर ब्रेकफास्ट उन लोगों के लिए जो खाना 12-1 बजे खाते हैं या सुबह जल्दी उठते हैं। अब जो सुबह 9 बजे 8 बजे उठेगा वो ब्रेकफास्ट करेगा तो खाना मर जाएगा, है ना? खाने की शुरू में सुभाष भैया अक्सर बताते हैं, या सुभाष भैया से मैंने भी सीखा है, मेरे बहुत आदर्श रहे हैं आप, कि सलाद पहले खाओ, खाने के शुरू में सलाद खाओ, क्योंकि सलाद से यदि आप, क्योंकि मैं जब भी सुभाष भैया के सेंटर पे आहार लेता हूँ तो वह सबसे पहले सलाद आता है। तो सलाद यदि आपने ले लिया तो खाना कम खवाएगा, और खाना खाने पहले यदि नींबू पानी ले लिया आधा घंटा पहले तो वो खाना डाइजेस्ट होता है ना? फिर आपने बताया चापड़ मिला हुआ, तो आटा हमेशा मोटा पिसवा, और चाय की जगह चाह होती है ना, उसकी जगह हम नींबू पानी, शरबत, गुड़ पानी ये ले सकते हैं। यह एक चीज बहुत अच्छी अभी मैंने इसमें सीखी है नेचुरोपैथी डे के दौरान, जितने भी वक्ता आए, कि गुड़ गर्म होता है और गुड़ को यदि पानी में गला दो तो वो उसकी गर्मी खत्म हो जाती है। तो हम गले हुए गुड़ की, है ना, हम वो ले सकते हैं। और दिन में यदि खाना खाया है तो कोशिश करो कि 5-7 मिनट वज्रासन में बैठ सको। यदि लेटने की गुंजाइश तो बाई करवट लेटो। शाम में यदि खाना खाते हो तो 100 कदम से ज्यादा चलना है, ऐसा नेचुरोपैथी बताती है। तो हमको ये रूटीन रखना है। पुरुषों को सोना है बाई करवट, महिलाओं को सोना है दाहिनी करवट। पुरुषों को लेफ्ट करवट, महिलाओं को राइट करवट। अब यदि नींद खुल जाए, जो कि खुलती है बार बार, तो फिर जो स्वर हमारा तेज चल रहा हो उस करवट सो जाए। तो ये तो सुभाष भैया ने अपनी दिनचर्या बता दी। अब प्राकृतिक चर्या उपचार की, जैसे हमारे यहाँ कोई आपके सेंटर पे आप लोग, है ना, इंडोर पेशेंट भी रखते हैं, तो क्या रूटीन एक केंद्र पे, जैसे किसी का माथा दुख रहा है, अब बेचारा आया माथा दुखने और आप बोलते हो पट्टी लगा दो, तो शिकायत करते हैं कि मेरा तो माथा दुख रहा है, पट्टी क्यों लगा रहे? तो उनको आप कैसे समझाते हो? तो क्या आपकी वो सेंटर की दिनचर्या रहती है, सेंटर की चर्या, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं सुभाष जी। देखिए, प्राकृतिक चिकित्सा अलग अलग बीमारियों का अलग अलग इलाज नहीं करती है। चाहे आपका सिर दुख रहा है, चाहे पेट दुख रहा है, चाहे ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज या कोई भी शारीरिक मानसिक रोग हो, शरीर को डिटॉक्सिफिकेशन के प्रोसेस से गुजारना, शरीर के इंटरनल ऑर्गन अपना काम अच्छे से करे इस लायक उनको वापस बना देना उनकी क्षमता है। तो इसके लिए डिटॉक्सिफिकेशन के लिए जैसे पानी पिलाया है, नेति करवाई है, या मिट्टी की पट्टी लगाई है, एनिमा दिया है, ये सब क्रियाएं जब हम करते हैं तो शरीर के अंदर का टॉक्सिन्स, विषाक्त पदार्थ बाहर निकल जाता है। और जैसे ही विषाक्त पदार्थ बाहर निकलेगा, शरीर के अंदर चाहे जो रोग हो, चाहे वो रोग सिर में हो, चाहे वो पेट में हो, कहीं पे भी रोग होगा, वो स्वतः अपने आप ठीक हो जाएगा। तो आवश्यकता इस बात की है कि शरीर के अंदर जो भी टॉक्सिन्स हैं, उन टॉक्सिन्स को किसी भी माध्यम से
और हमारे नेचुरोपैथी में 5 माध्यम, मिट्टी, पानी, धूप, हवा और आकाश, इन 5 माध्यम के ऊपर जो आधारित ट्रीटमेंट है, उन ट्रीटमेंट को देने से शरीर का पूरा सिस्टम अच्छे से काम करता है। फिर धीरे धीरे आपका माइग्रेन है, आपको डिप्रेशन है, आपको इंडाइजेशन है, कॉन्स्टिपेशन है, या एज सर जो भी प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे स्वतः ठीक हो जाएगी। है या अलग अलग बीमारियों का अलग अलग नामकरण नहीं है। बॉडी एज ए होल एक यूनिट है, और उस पूरे यूनिट को स्वस्थ करना है, सही करना है, तो उसको डिटॉक्सिफिकेशन के प्रोसेस से गुजार देना चाहिए। तो ये नेचुरोपैथी का एक अहम सिद्धांत है, और इस सिद्धांत के आधार पर चाहे जो बीमारी हो धीरे धीरे अपने आप जड़मूल से ठीक होती है, बिना दवा के ठीक होती है। ऐसा हम सब लोगों का अनुभव है। एक बहुत अच्छी चीज आप बोल गए बात बात में, जड़ मूल से खत्म करती है। हमेशा ये ध्यान रखना, सुभाष जी ने बताई ना, तो यहाँ लाइफ में 6 डीज है ना, 5 डीज होती है। 5 डीज में से एक डी मैंने और जोड़ा है। सबसे पहले डाइट, यदि प्रॉपर डाइट नहीं लोगे तो डिफिशियंसी होगी, डिफिशियंसी होगी तो डिसीज होगी, डिसीज होगी तो हम डॉक्टर के पास जाएंगे, तो डॉक्टर हमें डोज देता है टिल डेथ। पर ये नेचुरोपैथीज जो होते हैं ना, ये हमारी डिफिशियंसी पे काम करते हैं। जो डिफिशियंसी है तो हमको डिसीज नहीं आएगी, अगर आ गई है तो रुक जाएगी और आगे बढ़ेगी नहीं। और उसका क्योंकि हमारे अंदर ऑटो इम्यून सिस्टम मौजूद है, तो हमको क्या करना है, जैसा सुभाष भाई ने बताया, या जितने भी वक्ता इस इंटरनेशनल नेचुरोपैथी डे के दौरान आपसे मिल रहे हैं, सबका एक ही मिशन है कि ईश्वर ने हमको स्वस्थ शरीर दिया है, इसको स्वस्थ ही जमा करना है। तो हमें खाना चबा चबा के खाना है, पानी धीरे धीरे पीना है। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, आनंद जी भी पधारे थे, बिरादर जी भी, या अपने कंजानी जी भी आए, सुभाष भी आए, इन सबका एक ही मान्यता है कि रोग होना है ना, एक होता है वेलनेस और सिकनेस। तो वेलनेस आसान है और सिकनेस फिर मजबूरी है। एक बार सिक हो गए फिर तो आपको डॉक्टर के भरोसे चलना ही पड़ेगा, पर यदि वेलनेस को अपना लिया तो, और सिकनेस क्या है, वेलनेस की लापरवाही है ना। तो हमको थोड़ा सा इसका ध्यान रखना है। आपके केंद्र पे, क्योंकि आपका केंद्र अच्छा, मध्य प्रदेश का अच्छा माना हुआ केंद्र है, तो यहाँ केंद्र की दिनचर्या, अभी तो लॉकडाउन है तो अभी तो हम लोगों ने सारे केंद्रों को बंद कर रखा है, पर आपके केंद्र की सुबह से दिनचर्या वो क्या रहती है, रोग के हिसाब, केंद्र की दिनचर्या, आपके केंद्र की नेचुरोपैथी केंद्र की हमारे व्यक्तिगत केंद्र की दिनचर्या, हमारे केंद्र पर प्रतिदिन सुबह 6 से 7:30 योगा क्लास चलती है। उसमें पौन घंटे करीब प्राणायाम होते हैं, पौन घंटे तक भिन्न भिन्न प्रकार के आसन, रोज अलग अलग प्रकार के आसन होते हैं। उसमें उस क्लास में हमारे रोगी निरोगी सभी लोग अटेंड करते हैं। और 7:30 बजे तक वो क्लास चलती है। 7:30 के पश्चात हमारा ट्रीटमेंट सेक्शन शुरू होता है, स्टाफ आ जाता है। उसमें जो पेशेंट यहाँ ट्रीटमेंट लेते हैं हमारे यहाँ, उन पेशेंट को सबसे पहले हम पानी पिलाते हैं, गुनगुना पानी 3 गिलास 4 गिलास। और जो पेशेंट 2-3 दिन पुराने होंगे उनको वॉमिटिंग करवाते हैं, कुंजल क्रिया। 10 दिन का प्रोसीजर रहता है हमारा, तो 10 दिन में कम से कम 2-3 दिन, या उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अगर उनको एसिडिटी है और कोई सच प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा कफ है, तो उनको हो सकता है हम अल्टरनेट डे भी कुंजल क्रिया करवाते हैं। लेकिन पानी सबको अनिवार्य है पीना, 2 गिलास 3 गिलास 4 गिलास, जब तक कि कोई डॉक्टर की ओर से कोई स्पेशल इंस्ट्रक्शन ना हो। जैसे कोई किडनी पेशेंट है, अब उसको 1 लीटर 1.5 लीटर ही पानी पीना है, तो हम उसके लिए थोड़ा सा मध्यम मार्ग चुनते हैं। अदरवाइज पानी सबको पिलाते हैं। उसके बाद जलनेती के लिए सबको अपना पॉट सेपरेट देते हैं, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से, आइसोलेशन के हिसाब से, स्वच्छता के हिसाब से, तो एक किट देते हैं सामान की, उसमें सब सामान होता है, सब अपने अपने सेपरेट सामान से। तो जलनेती करवाते हैं, उसके बाद आई वॉश करवाते हैं। आई वॉश जिससे करवाते हैं हम, उसमें 3 आइटम मुख्य होता है, त्रिफला, लाल चंदन और देशी कपूर। ये अनुभव किया गया है कि जो उससे लंबे समय तक हमेशा आई वॉश करेगा,
उसके चश्मे का नंबर धीरे धीरे रिड्यूस हो जाता है। नंबर बढ़ना पहले तो बंद होगा, फिर नंबर रिड्यूस होना शुरू होगा, धीरे धीरे वो चश्मे से निजात पा सकता है। सीनियर सिटीजन को ये भी पाया गया है कि जिन लोगों का कैटरेक्ट का डेवलपमेंट हो रहा है, मोतियाबिंद का अभी शुरुआत हुई है, अगर वो लोग भी सतत निरंतर आई वॉश करेंगे जो पाउडर बताया उससे, तो भी ऐसा अनुभव किया गया कि उनका मोतियाबिंद भी स्टेबल हो जाता है और लंबी उम्र तक उनको मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। उसके बाद कंपल्सरी सभी का चेहरे पर स्टीम अजवाइन की या नीलगिरी के पत्ते की सभी लोग लेते हैं। 2-3 मिनट लेते हैं, नाक से लेना, नाक से छोड़ना, उसके बाद नाक से लेना, मुंह से छोड़ना, 5-7 बार ऐसा करते हैं। फिर मुंह से स्टीम को लेना, नाक से छोड़ना है। तो इस प्रकार से दोनों नोस्ट्रल क्लियर हो जाती है। गले में कोई म्यूकस है तो वो निकल जाता है। तो इस प्रकार से जो अभी ये परिस्थितियां चल रही है वायरस की, तो नोस्ट्रल क्लियर हो जाती है, गला क्लियर हो जाता है, और यहाँ कोई वायरस कफ होता है तो हट जाता है। इसके पश्चात हर व्यक्ति को रोज काढ़ा पिलाते हैं अलग अलग प्रकार के, कभी नीम गिलोय का, नीम पत्ती का, कभी और कुछ, कभी और कुछ, कभी मेथी दाना, कभी हल्दी, इस प्रकार से अलग अलग प्रकार के काढ़े पिलाते हैं। उसके पश्चात वो ट्रीटमेंट सेक्शन में जाता है तो सबसे पहले पेट तपाकर मिट्टी की पट्टी के लिए तैयारी करते हैं। जब वो पेट तपाता है, हर व्यक्ति को हम एक ऑयल की शीशी देते हैं, ड्रॉपर। उनकी ऑयल की शीशी से उनके नाक और नाभि में तेल डालते हैं, 3-3, 4-4 बूंद, और उनको कहते हैं कि नाक से इनहेल करिए। नेति करने, जल नेति करने के बाद तेल नेति। तो जब वो इनहेल करते हैं तो दोनों निश्चल से वो ऑयल गले में चला जाता है, फिर उनको कहते हैं वो गले से गटक जाए। तो जिससे कोई भी वायरस होगा, म्यूकस होगा, गले में होगा या चाहे नोस्ट्रल में होगा, वो सब पेट में उतर जाता है और गैस्ट्रिक जूस के द्वारा वो डाइल्यूट होकर बाहर निकल जाए। अपना उद्देश्य है कि ये वायरस लंग्स की तरफ प्रोसीड ना करे, तो इसीलिए ये क्रिया करके उस वायरस को डिस्ट्रॉय करना, वहां से हटाना, या तो बाहर निकल जाए या अंदर एब्डोमेन में चला जाए। उसके बाद मड पेक होता है 20 मिनट से लेकर आधा घंटा। उसके पश्चात एनिमा दे के बड़ी आंत की सफाई करते हैं, और उसके पश्चात प्रक्षाल पूजा, घर्षण। हर व्यक्ति को कहते हैं कि नीचे से लेकर ऊपर तक एक एक अंग का घर्षण, कम से कम 10 से 15 मिनट उसमें समय लगता है। कभी सादे पानी का, कभी नीम के पानी का, कभी त्रिफला पानी का। इस प्रकार से अलग अलग प्रकार के उससे हम उनको घर्षण करवाते हैं, जिससे रोम छिद्र खुल जाते हैं और शरीर का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है। हाफनी आ जाएगी आपको, 10-15 मिनट घर्षण करके आप देखो हाफनी आ जाएगी। उसके पश्चात उसको दूसरा ट्रीटमेंट जैसे शरीर से टॉक्सिन बाहर निकालना है तो कभी स्टीम बाथ देंगे, कभी सन बाथ देंगे, कभी हॉट फूड बाथ देंगे। इस प्रकार से अगर कोई को माइग्रेन है तो शिरोधारा देंगे, हिप बाथ देंगे, स्पाइन बाथ देंगे। इस प्रकार से अलग अलग प्रकार के बाथ देते हैं। इन बिटवीन उनको कोई जूस भी देते हैं हम डेली। मड पेक के बाद उनको कोई जूस देते हैं, कभी आंवले का है, कभी लौकी का जूस है, कभी सफेद पेठे का जूस है, कभी पालक पुदीना नींबू का जूस है। इस प्रकार से रोज चेंज, कभी नारियल का दूध है, कभी सोया मिल्क है प्रोटीन के लिए। तो इस प्रकार से अलग अलग प्रकार के जूस हम उनको प्रोवाइड करते हैं। और जब वो 2-2.5 घंटे 3 घंटे बाद जब वो ट्रीटमेंट से फ्री हो जाता है तो नीचे डाइनिंग टेबल पर हर एक की एक एक थाली प्राकृतिक भोजन की सजी सजाई तैयार रहती है। हर व्यक्ति प्राकृतिक भोजन का आनंद लेकर फिर घर जाता है। फिर उनको हम बता देते हैं आउटडोर पेशेंट को कि आपके घर पे क्या डाइट प्लान फॉलो करना है और घर पे जाकर आपको शाम को या रात को क्या ट्रीटमेंट लेना है। और फिर नेक्स्ट डे जब वो आते हैं तो फिर हम उनको पूछते हैं भाई आपने कल क्या खाया, क्या ट्रीटमेंट लिया, हमने जो इंस्ट्रक्शन दिया उनको आपने कितने परसेंटेज फॉलो किया। तो इस प्रकार से उनके ऊपर पूरी वॉच रखते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं, उनको समझाते हैं और उस हिसाब से उनको मोल्ड करते हैं कि वो अपना इंस्ट्रक्शन को अच्छे से मैक्सिमम फॉलो करने की कोशिश करें। ये हमारे यहाँ रूटीन रहता है आउटडोर का। अभी फिलहाल इंडोर पेशेंट है भी कम,
और हम लेने में भी बहुत विचार भी करते हैं। पर अब दिवाली बाद हम सोच रहे कि इंडोर पेशेंट को भी इंटरटेन करेंगे। हमारे यहाँ करीब 15-20 पेशेंट इंडोर एडमिट रह सकते, इतनी कैपेसिटी है। तो आप देखेंगे दिवाली बाद जैसे जैसे अब परिस्थितियां बदलेगी और लोगों का डर भी भगेगा। अभी लोग आने में भी डरते हैं, एडमिट होने में भी डरते हैं, और हम भी थोड़ा प्रिकॉशन ज्यादा ले रहे हैं। पर ठीक है, ये वायरस तो आते रहेंगे जाते रहेंगे। लोगों को मोटिवेट करना रहा कि इससे घबराने की जरूरत नहीं। सदियों से सृष्टि में वायरस आ रहे हैं जा रहे हैं। ये तो इस वायरस की मार्केटिंग ज्यादा हो गई कोविड-19 की, इसलिए भय ज्यादा है, लोग डिप्रेशन में है। अदरवाइज ये जाएगा, उसके पहले दूसरा वायरस आने वाला है। इसलिए अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखना एक ही बात है, फिर कोई डरने की जरूरत नहीं। इसी को लाइफ को एंजॉय कीजिए इसी में। जी, बहुत सुंदर सुभाष भाई आपने जो धन्यवाद। क्लिनिक की जो बताई ना, इसमें मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि अभी जितने भी होलिस्टिक हीलर इस चीज को सुन पा रहे हैं, तो वो अपने घर को भी क्लिनिक बना सकते हैं, क्योंकि ये क्लिनिक रूम से शुरू होता है। आज सुभाष भैया का एक अच्छा सेंटर है, पर सुभाष भैया के जो पिताजी हैं उन्होंने रतलाम से शुरू किया, उन्हें एक छोटी जगह से शुरू किया था, तो आप भी छोटी जगह से शुरू कर सकते हैं। और इसमें जो सुबह उठ के पानी पीना, उषापान, फिर कुंजल क्रिया मतलब पानी पी के वोमिट करना, ये भी एक बहुत बढ़िया ट्रीटमेंट है। और नेचुरोपैथी बताती है 100 रोगों, 100 बीमारियां मात्र कुंजल करने से चली जाती है। तो कुंजल करने का एक तरीका है। तो जो भी आपके संपर्क में होलिस्टिक हीलर हो, उनसे कुंजल की विधि को समझे। जल नीति जो होती है, ये नेत्र ज्योति भी बढ़ाती है, मानसिक तनाव भी कम करती है और कई जगह फायदा करती है। पर जल नीति बहुत आसान है, पर इसका जो एंड है, इसके बाद की क्रिया है, भस्त्रिका प्राणायाम वगैरह, वो हमको कपाल शुद्धि करना आना चाहिए, वो हमको सीखना चाहिए। क्योंकि कई बार होता है कि हम इस नाक से इस नाक में तो निकाल लिया, और जो पानी रुक गया उसको नहीं निकाल पाए, तो हमें एक नई बीमारी। तो हमको हमेशा ही ध्यान रखना है, किसी का सानिध्य लेना है। फिर जब भी हम स्नान करने जाए, तो स्नान करने का आपने सबने विधियां समझ ही रखी है। सब या गुरु लोग बैठे, सुनने वाले भी गुरु हैं। पर सुभाष भैया ने जो बताया, स्नान के पहले घर्षण स्नान, ताकि हमारे रोम रोम का ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर हो जाए। तो ये सिंपल सी चीज है। अपने जो टॉवल होता है बदन पोछने का, उसको रब कर लिया, पानी में गीला करके उसको रगड़ लिया, ये हमको करना है। फिर सब क्रिया करने के बाद, फिर जब हम खाना खाते हैं, खाने में सलाद ले लिया, सब्जी ले ली, कुछ जूसेस ले लिए। आप एक बहुत अच्छी खबर है आपके लिए कि जब ये लॉकडाउन शुरू हुआ था, तब हमने यही सब खाया था जो सुभाष भाई ने बताया, क्योंकि कोई चीज मिल ही नहीं रही थी बाहर। हम सब स्वस्थ थे, कोई अटैक नहीं आया, किसी का बीपी नहीं बढ़ा, किसी को माइग्रेन नहीं हुआ। तो जैसे लॉकडाउन खुला, फिर वही है, जो हम जिंक फूड खा रहे थे, जंक फूड पे आ गए, है ना। हमने तला गला, हाँ, कुछ लोगों ने लॉकडाउन में भी मजे लिए, फोटो खींचते थे, आज हमने कचौड़ी बनाई, आज हमने हलवा बनाया। तो ये लॉकडाउन इसलिए लगा था कि आप अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को आराम दो, इम्यून सिस्टम बढ़ा। इम्यून सिस्टम आपने बढ़ाया है। सुभाष भैया, जो आपके आज हमारे हमारे जो इस कार्यक्रम के होस्ट हैं, डॉक्टर मयंक पोरवाल जी, ये अपने एमपी के टॉपर रहे हैं, और है ना। और हमारी बहुत अच्छा है कि इनने पूरे हिंदुस्तान के जितने भी होलिस्टिक हीलर थे, सबको साथ लेके चल रहे थे, डॉक्टर मयंक जी। बिल्कुल सर, और यही चीज के साथ स्टार्ट किया था कि अलग अलग लोगों का एक्सपीरियंस को यहाँ पर लेके आए और लोगों तक दें। तो वही आज सक्सेस हो रहा है कि इतने सारे एक्सपीरियंस वाले लोग जुड़े हैं और आज हम बात कर रहे हैं। तो सर, और क्या चीजें हैं जो अलग अलग प्रॉब्लम्स के लिए इलाज में आती है, चाहे जैसे स्पाइन रिलेटेड इश्यूज की हम बात कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या मेन रीजन है और क्या ट्रीटमेंट हो सकते हैं? स्पाइन के लिए? हेलो जी जी जी। आज का जो विषय है वो स्पाइन, मेरुदंड। और मेरुदंड की पहले अपन रचना समझते। इसमें 33 वर्टिब्रा होती है, सर्वाइकल की 7, थोरेक्स की 12, लंबर की 5, कोच और सिक्रम की 5 और कोशिक्स की 4, कुल 33 वर्टिब्रा होती है, जो आड़ी टेढ़ी इस प्रकार से जमी रहती है कर्व के माफिक शरीर में।
तो ये पूरे मेरुदंड की रचना है, और दो वर्टिब्रा के बीच में एक गद्दी होती है, और उस गद्दी का काम ये है कि जिससे हम कोई शरीर में जर्क लगे तो उसको सहन करती है, जिससे वर्टिब्रा एक दूसरे से टकराए ना, डैमेज ना हो। दूसरा, उसकी वजह से हम इधर उधर, ऊपर नीचे, दाएं बाएं मूवमेंट कर सकते हैं। तो दो वर्टिब्रा के बीच में गद्दी का होना, और जब ये गद्दी अपने स्थान से थोड़ी डिसलोकेट हो जाती है, अपने स्थान से जब हट जाती है, तो उसके कारण कोई नस दबती है, तो उसके कारण दर्द शुरू होता है। तो अब स्पाइन की अपन ने रचना समझी कि इसमें 33 वर्टिब्रा होती है। अब स्पाइन के कार्य क्या है? मेरुदंड का कार्य है कि शरीर को सपोर्ट देना। दूसरा कार्य है मेरुदंड का शरीर से, मस्तिष्क से शरीर का संबंध स्थापित करना। और जिस व्यक्ति का मेरुदंड जितना अधिक लचीला होगा, तनाव मुक्त होगा, वह व्यक्ति उतना ही अधिक स्वस्थ रहेगा। अब आजकल क्या हो रहा है कि आजकल की जो जीवन शैली है, आधुनिक जीवन शैली, अब इसमें दो प्रकार के दर्द शुरू होते हैं जब हमारे जीवन शैली में कुछ परिवर्तन आता है, या अप्राकृतिक जीवन शैली जीते हैं, या हमारे जॉब के कारण, या हमारी परिस्थितियों के कारण। तो दो प्रकार के दर्द शुरू होते हैं। एक होता है लंबर पेन, कमर के निचले हिस्से में, L1 से लेकर L5 के बीच में। और दूसरा दर्द होता है सर्वाइकल का, गर्दन में, जिसमें 7 वर्टिब्रा है, C1 से C7। पहले अपन बात समझते हैं लंबर की। लंबर का दर्द क्यों होता है? एक तो आधुनिक जीवन शैली में फोम के गद्दे पर सोना, गलत पोस्चर में ज्यादा समय तक बैठना, मोबाइल टीवी पर गलत पोस्चर में काम करना, देखना, और आजकल की लाइफ स्टाइल में कंप्यूटर के बिना कोई भी व्यक्ति जॉब नहीं कर पा रहा है, ये उसकी मजबूरी है। चाहे वो वर्क फ्रॉम होम करे या ऑफिस में जाके करे, उसको 8 से लेकर 12 घंटा तक कंप्यूटर के सामने बैठना पड़ता है। तो जब व्यक्ति कंप्यूटर के सामने बैठता है और अपना काम करता है, तो उसका मेरुदंड, उसकी स्पाइन थोड़ी आगे की ओर झुकी रहती है, गर्दन भी थोड़ी सी आगे की ओर झुकी रहती है। अब ये दो पोस्चर में अगर लंबे समय तक व्यक्ति बैठेगा, तो लंबर पेन और सर्वाइकल का, गर्दन का दर्द और कमर का दर्द होना स्वाभाविक बात है। अब हम जॉब तो छोड़ नहीं सकते हैं, कंप्यूटर पे काम करना छोड़ नहीं सकते, तो उसके लिए एक सजेशन ये है, हर 1 घंटे में आप ब्रेक लें, और उसके काउंटर पोस्चर में ऐसा बैकवर्ड बेंडिंग करें या स्ट्रेचिंग कर लें, चाहे सीट पर बैठ के कर लें, या हर घंटे में 1-2 मिनट का ब्रेक लें, बाथरूम चल जाए, थोड़ी चहलकदमी कर लें। अगर आप ये करेंगे तो आपको लंबर पेन और सर्वाइकल का पेन लंबे समय तक नहीं होगा। अब बात आती है कि अगर सर्वाइकल पेन हुआ या लंबर पेन हुआ तो क्या करें? अब लंबर पेन में क्या होता है, कमर के निचले हिस्से में दर्द होगा, उठने बैठने में, चलने में, घूमने में दर्द होगा। और जब नस अगर ज्यादा दब जाती है वर्टिब्रा की जो गद्दी के कारण, तो उसका दर्द, जो नस दबती है, जनरली देखा गया है कि साइटिका नर्व के उसके ऊपर प्रेशर पड़ता है, तो जो साइटिका नर्व पांव की तरफ जाती है, तो पांव में दर्द शुरू हो जाता है। तो जब हमारा कमर में दर्द शुरू होता है, अगर हम उसकी केयर ना करते हैं, तो धीरे धीरे वो दर्द पांव की तरफ बढ़ने लगता है। तो लंबर पेन यानी कि कमर दर्द से जाकर फिर साइटिका का दर्द शुरू हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से गर्दन के दर्द, जब हम आगे झुककर बैठे रहते हैं लंबे समय तक, तो सर्वाइकल की जो वर्टिब्रा है, उनके बीच की गति जब थोड़ी सी डिसलोकेट होती है, तो वो डिसलोकेट होने की वजह से वो जिस नर्व पर प्रेशर डालती है, तो उसकी वजह से शोल्डर पेन, या किसी एक हाथ में दर्द या दूसरे हाथ में दर्द, या गर्दन के ऊपर या पीठ में दर्द शुरू हो जाता है। इन दोनों दर्द के लिए, चाहे वो सर्वाइकल का दर्द है या लंबर पेन, कमर का दर्द है, या दोनों दर्द है, दोनों, इन सभी के लिए
प्राकृतिक चिकित्सा में कुछ इलाज बताए गए हैं, जैसे जहां दर्द है वहां का गर्म ठंडा सेक करें, 3 मिनट गर्म 1 मिनट ठंडा, ऐसा 4-6 बार करें। गर्म पानी, ठंडे पानी 2 तसले में पानी लें, गर्म अच्छा गर्म जो सहन हो, ठंडा पानी ठंडा टेप वाटर। 2 नेपकिन, पहले 3 मिनट जहाँ दर्द है वहां 3 मिनट गर्म पानी का नेपकिन रखें, फिर वो वापिस नेपकिन गर्म पानी में डाल दें, ठंडे पानी का नेपकिन ले 1 मिनट वो रखें। इस प्रकार से 4 से 6 बार करना। अगर कमर में दर्द है तो इसी प्रकार का कमर जहां दर्द है वहां इस प्रकार का करें। दूसरा, कटी स्नान रीढ़ स्थान यानी कि हिप बाथ, स्पाइनल बाथ, 10 से 15 मिनट गर्म पानी का, कुनकुना गर्म सहनी पानी हो उसमें 10-15 मिनट तक हॉट वाटर हिप बाथ या स्पाइन बाथ ले सकते हैं। इसके अलावा हर्बल पोटली सेक, कुछ प्रकार के पत्ते और कुछ मेथी दाना या कुछ प्रकार के हर्बल आइटम से पोटली बनाकर उसे गरम गरम इफेक्टेड एरिया पर पोटली सेक करते हैं, उससे भी दर्द में आराम पड़ता है। इसके अलावा लोकल स्टीम, कुकर में नली लगाकर थोड़ा दूर से जिस स्थान पर दर्द है उस स्थान पे देना। तो इस प्रकार के कुछ ट्रीटमेंट अगर व्यक्ति लेता है तो इससे राहत होगी। अब इसके साथ अगर योगिक क्रियाओं को जोड़ दें, कुछ बहुत ही सरल आसनों को जोड़ दें तो बहुत जल्दी रिजल्ट आता है। तो आप ऑपरेशन से बच जाएंगे, पेन किलर खाने से बच जाएंगे। होता क्या है, जनरली अपने को जब दर्द शुरू होता है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। मैं किसी की आलोचना नहीं करता हूं, पर स्वाभाविक है, दर्द हुआ तो डॉक्टर के पास जाएंगे। डॉक्टर का धर्म है या तो कुछ इन्वेस्टिगेशन करेगा या कुछ फिर मेडिसिन देगा, चाहे वो कैल्शियम का सप्लीमेंट हो, चाहे पेन किलर हो या और कोई टॉनिक हो। व्यक्ति लेता है, तो जब लेता है तो उसको आभास होता है कि मेरा दर्द गया है, मैं ठीक हूं। लेकिन वो लक्षण के ऊपर थोड़ा असर करती है दवा, और दवा का असर जितने घंटे या जितने दिन रहता है तब तक आपको आभास होता है कि मेरी तबीयत ठीक है, मेरा दर्द छूमंतर हो गया है। लेकिन बीमारी जड़ मूल से जाती नहीं है। हम अंधेरे में रहते हैं, धीरे धीरे वो दर्द और बढ़ता जाता है। योग और प्राकृतिक चिकित्सा में बीमारी जड़ मूल से, एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि आपकी कोई नस दब रही है, आपकी वर्टिब्रा के बीच में जो गद्दी है वो डिसलोकेट हो गई है। उस गद्दी को वापस अपने स्थान पर सेट करना है। जो वर्टिब्रा अपने स्थान से डिसलोकेट हो गए, ट्विस्ट हो गए हैं, उनको वापस अपने स्थान पर सेट करना है। तो इसके लिए जो ये गर्म ठंडा सेक बताया, ये प्लस कुछ योगिक क्रियाएं, योगिक क्रियाओं में कुछ बहुत सरल आसन। सबसे पहले है स्पाइन से संबंधित आसन, जिसको कहते हैं मेरुदंड के आसन या घुमावदार आसन, जिसमें मुख्य रूप से आसन बड़े महत्वपूर्ण है, इसलिए उनको नाम से जानते हैं राजा रानी आसन। उसमें होता क्या है, गर्दन जाएगी राइट साइड तो दोनों पांव जाएंगे लेफ्ट साइड, यानी घुटने लेफ्ट साइड। इसी प्रकार के 2-3-4 आसन हैं। वैसे ये पूरे आसनों का सेट है। स्वामी देवमूर्ति, इन्होंने इनको अन्वेषित किया है। इनमें करीब 20-25 आसनों का सेट है, जो नीचे से लेकर ऊपर तक एक एक वर्टिब्रा को ट्विस्ट करती है। ये आसन नीचे से लेकर ऊपर तक, तो एक एक वर्टिब्रा की उसमें ट्विस्टिंग होती है। जैसे हम गीले कपड़े निचोड़ते हैं, ठीक उसी प्रकार से पूरी स्पाइन की, सभी मणकों की, वर्टिब्रा की ट्विस्टिंग होगी, और जो डिसलोकेट हुए हैं वो अपने आप अपने स्थान पर सेट हो जाएंगे। तो ये आसन बड़े सरल हैं, किसी भी योग केंद्र पर जाकर इनको कुछ ही दिनों में सीखे जा सकते हैं। फिर आप इसका अभ्यास सुबह शाम अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से करें। इसके अलावा ट्विस्टिंग के आसन, ट्विस्ट करने वाले, जैसे वक्रासन, अर्ध मत्स्येंद्रासन, पीछे झुकने वाले आसन इसमें विशेष तौर से लाभकारी है, चाहे वो लंबर पेन हो चाहे सर्वाइकल, जैसे भुजंगासन, उष्ट्रासन, धनुरासन। ये पीछे झुकने वाले आसन, इन आसनों को ऐसे लोगों को विशेष तौर से महत्व देना चाहिए, और प्रिकॉशन ये लेना चाहिए कि अगर उनको आगे झुकने वाले आसन करने में दर्द होता है तो उनको अवॉइड करें। जबरदस्ती कोई भी आसन नहीं करना है। मकरासन रिलैक्सेशन का पोस्चर है।
उसमें कमर पे दबाव पड़ेगा, गले में खींचा होगा, तो लंबर पेन में भी रिलीफ मिलेगा, सर्वाइकल के पेन में भी रिलीफ मिलेगा। बड़ा इजी है। मकरासन आप दिन में 2-4 बार कभी भी कर सकते हैं, चाहे तो ऑफिस में बैठे बैठे भी कर सकते हैं, पेट के बल लेट कर भी कर सकते हैं, घर पर भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार के ये कुछ सरल आसन हैं, इनको करने से और साथ में नेचुरोपैथी के जो ट्रीटमेंट बताए हैं, इसके साथ अगर आप और उचित समझें तो बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन के लिए चाहे तो कभी मट्टी पट्टी ले लिया, आवश्यकता हो, कॉन्स्टिपेशन हो तो एनिमा ले लिया, क्योंकि वात पित्त का भी संतुलन शरीर में होना आवश्यक है। तो इसके लिए आप चाहे तो कभी ये भी कर सकते हैं, करेंगे तो और जल्दी रिजल्ट आएगा। इसके अलावा आहार में थोड़ा परिवर्तन कर लें, जैसा इसके पूर्व में जो चर्चा हुई, जो आहार के संबंध में पहले जानकारी दी, अगर उस आहार को आप फॉलो करें, उस दिनचर्या को अगर आप फॉलो करेंगे, तो आपको न तो किसी डॉक्टर की आवश्यकता है, न किसी दवा की आवश्यकता है, न पेन किलर की आवश्यकता है। और ये हमारी मजबूरी है, कंप्यूटर पर काम करना आज के समय की आवश्यकता है। तो जब जब कंप्यूटर पे हमको काम करना है और स्वस्थ रहना है, तो इसके लिए ये मेरुदंड के आसन और ये छोटे मोटे जो ट्रीटमेंट बताए गए हैं, ये बहुत ही लाभकारी हैं, बहुत उपयोगी है। साथ ही साथ कुछ सावधानियां जैसे मैंने अभी बताई आपको, आगे झुकने वाले आसनों को अवॉइड करें, अनावश्यक शरीर में जर्क ना लगे, हाँ, बहुत ज्यादा हैवी सामान ना उठाएं, हाँ। इसके अलावा फोम के गद्दे का उपयोग करना बंद कर दें, इसकी जगह हार्ड बेड या तो कंबल बिछाकर या रुई की आधा इंच मोटी गद्दी पर लेटकर सोएं। इस प्रकार से ये छोटे, अच्छा, जब उठना हो या लेटना हो तो जनरली लोग क्या करते हैं कि लंबर पर जर्क देकर उठते हैं या लंबर पर ऐसे सीधे लेट जाते हैं। इससे क्या होता है, लंबर की वर्टिब्रा में स्ट्रेच आता है। तो जब भी आपको लेटना है या जब भी उठना है तो करवट लें, हाथ का सहारा लें और धीरे से उठ जाएं, जिससे हमारे लंबर पर जर्क ना लगेगा, सर्वाइकल पर जर्क ना लगेगा। तो इस प्रकार से ये छोटी छोटी प्रिकॉशन लेकर हम लंबे समय तक स्वस्थ रह सकते हैं। अगर इस संबंध में और कुछ जानकारी चाहिए तो आप पूछे तो मैं और जानकारी दे दूं। मयंक जी, अजय जी, जी जी सुभाष जी। अगर कुछ तो और आपने जानकारी इसके अलावा आपको चाहिए स्पाइन को जो या आपने दर्शकों को चाहिए, स्पाइन को आप जी क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं हाँ, उसका जवाब दूंगा। स्पाइन पे आपने बहुत अच्छा वो किया कवर, क्योंकि शरीर का आधार ही स्पाइन है। स्पाइन के ऊपर एक चीज बहुत अच्छी जो मैंने नेचुरोपैथी में सीखी है, यदि हाई बीपी हो जाए तो ऊपर से नीचे मसाज करो, लो बीपी हो तो नीचे से ऊपर मसाज करो। स्पाइन की पट्टी जैसा आप बताते हैं, गर्म ठंडा सेक करके स्पाइन की पट्टी भी दे सकते हैं। स्पाइन को लचीला बनाना है। यदि बैक पेन है जी सर, और क्या ऐसे तरीके करें जिससे ये बीमारी कभी आए ही नहीं दोबारा? ऐसी क्या सावधानियां हो जिनसे? इसके लिए केवल यही सावधानी है, केवल मेरुदंड के जी जो आसन बताए हैं, इनको सुबह शाम हर व्यक्ति को 5-10 मिनट रोज करें। बहुत समय नहीं लगता, इसमें बहुत इजी है, करना जी इजी है। और ये कहूँ तो आपको बड़ी हंसी आएगी कि ये ऋषि मुनियों ने जो ये मेरुदंड के आसन जो इजाद किए हैं, जो इन्होंने गधे और घोड़े को देख के किया है। जब घोड़ा और गधा रेस लगाता है और थक जाता है तो वो जमीन पर पीठ के बल लेट जाता है और हिनहिनाते हुए इधर उधर नोट लगाएगा। जैसे पांव जाएंगे, घुटने जाएंगे बाईं ओर तो गर्दन जाएगी दाहिनी ओर, विपरीत दिशा। ऐसे ऐसे करता है वो, और 1-2 मिनट करके फिर वापस दौड़ना शुरू कर देता है वो, मतलब फिर रेस लगाएगा। तो ये पूरी स्पाइन की एक्सरसाइज है, इसको ट्विस्ट करना है, जैसे गीले कपड़े निचोड़ते बस इसी को करना है। ये करेंगे तो सर्वाइकल का दर्द, स्पाइन का दर्द अपने आप दूर हो जाएगा। फिर आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं, केवल इतनी बात है, कल 5-10 मिनट सुबह शाम को कर ले। हर व्यक्ति को करना चाहिए, स्वस्थ व्यक्ति, निरोगी व्यक्ति, क्योंकि कंप्यूटर, लैपटॉप
मोबाइल, टीवी, इसका उपयोग दिन पे दिन बहुत बढ़ रहा है, बच्चों में भी बढ़ रहा है। तो मैं कह रहा हूँ 8 साल से ऊपर के जो बच्चे हैं, चाहे वो स्वस्थ है, कोई दर्द नहीं है, और लंबी उम्र तक 60, 70, 80, 90 वर्ष की उम्र में भी आसानी से वृद्ध व्यक्ति भी इसको कर सकता है, करना चाहिए। तो वो स्पाइन के दर्द से हमेशा हमेशा बचा रहेगा, उसकी स्पाइन हमेशा लची रहेगी। कहते हैं कि जिस व्यक्ति की स्पाइन, मेरुदंड जितना अधिक लचीला होगा, वह व्यक्ति जीवन पर्यंत उतना ही अधिक निरोगी रहेगा, क्योंकि हमारे शरीर की समस्त यौगिक नाड़ियां, 72,864 यौगिक नाड़ियां इसमें स्पाइन से होती हुई पूरे शरीर में फैली हुई है। तो पूरे शरीर में एनर्जी का फ्लो प्रॉपर हो, इसके लिए हमारी स्पाइन फ्लेक्सिबल, तनाव मुक्त हो, और ये इन आसनों से संभव है, बड़ा इजी है। बिल्कुल सर, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे जान के, और मन कर रहा है कि आप बोलते रहें और हम लोग सुनते रहें, चलो क्योंकि कई धन्यवाद सारे लोग आपका। कमेंट कर रहे हैं। अमिता सिन्हा जी हैं, जयंती लाल भाटी जी हैं, सतीश चंद्र जी, और भी कई सारे लोग हैं, सभी लिख रहे हैं बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छा लग रहा है जान के, ऑसम सर। मैं आज सबका के आभारी हूँ। सेशन मेरी में बात अच्छी स्पाइन, लगी है, इसको अडॉप्ट करें, अपने जीवन में बिल्कुल उतारें और शुरू करें। ये मेरुदंड के आसन बहुत सरल है, जो करेगा वो पाएगा, और सभी लोग करें, बहुत सरल है। बिल्कुल, सभी से यही निवेदन है कि इनको जरूर अपनाएं, जरूर आसनों को जरूर करें। ये जो दिनचर्या आज बताई गई है, आसन, नेचुरोपैथी की चीजें और खाने पीने में जो बताया गया है, इसको जरूर अप्लाई जरूर करें, अडॉप्ट जरूर करें, क्योंकि अगर आप अडॉप्ट करेंगे तभी आपके जीवन में चेंजेस आएंगे, आप प्रॉब्लम से दूर रहेंगे। और जो सेशन है, सर ने आज अपना ज्ञान आप लोग के साथ साझा किया, उसका भी फायदा तभी होगा जब आप इसको अपनाएंगे और अपने आप को स्वस्थ रखेंगे। तो सर आप जुड़े, आपका एक बार फिर से हम धन्यवाद करेंगे कि आपने अपने अनुभव को हमारे साथ साझा किया। आगे फिर हम चाहेंगे कि अलग अलग टॉपिक्स पे आपके साथ हम और चर्चा करें और चीजें जानें। और जो दर्शक जुड़े हैं उन सभी का भी धन्यवाद, और इस सेशन को अभी हम यहीं पे एंड करेंगे और अगले सेशन में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार। नमस्कार।